वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बेंच जोन। मेरा चैनल का पहला नाम था फिजिक्स जेन, लेकिन वो यूट्यूब में साथ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने चैनल का जो नाम चेंज किया वो है फिजिक्स बेंच जोन, PHYSICS फिजिक्स और बेंच जोन BANJON। तो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे और हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, छोटे छोटे डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा, जैसे जिससे कि हम नीट में या जॉइंट एग्जाम में और कि 12 की एग्जाम में अच्छी फल कर सके। तो वो आज हम जानेंगे वर्क एनर्जी और वर्क पावर एनर्जी इस चैप्टर के थ्रू। तो बच्चों, आज हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे वर्क क्या होता है और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा, और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विथ मैथमेटिकल एग्जांपल। ओके, तो बने रहिए, देखते रहिए। तो in general, what is work? Work is nothing but the scalar product of force and displacement. If any particle is pulled or pushed along the direction of force, that is force लग रहा है इधर और इसका displacement हो रहा है, जो s है वो इधर है, तो वर्क हो जाएगा सिंपल Fs। लेकिन अगर एक जो ब्लॉक है उसे हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में हम एक एंगल, सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन द डिस्प्लेसमेंट इज, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज एस, ये ऐसे पुल कर रहा है हॉरिजॉन्टल के सपेक्ष में थीटा एंगल करके, और ये ऐसे यहां आ गया है। ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है एस। तो यहां पर फोर्स वर्क डन हो जाएगा कि एफ फोर्स का जो कंपोनेंट डायरेक्शन की तरफ है उस कंपोनेंट या इफेक्टिव होगा। इसके परपेंडिकुलर जो एफ साइन थीटा कंपोनेंट है, ये आप लोग जानते हैं कि ये एफ कॉस थीटा होता है, एफ साइन थीटा होता है, वो नहीं होगा, वो बैलेंस mg से बैलेंस हो जाएगा। इसका जो इफेक्टिव कंपोनेंट टू मूव द ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस एस इज एफ कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई एस, इसको हम कहते हैं एफ एस कॉस थीटा, और एफ डॉट एस, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। ये हम सभी जानते हैं। अभी हम जानेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क किसे कहते हैं, और एक ही एग्जांपल में हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो जानेंगे। कैसे? देखिए, पॉजिटिव वर्क मीन्स व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो हम यहां दो कॉलम कर लेते हैं, इसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क, और इधर हम लिख लेते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क। अभी देखिए, एक आदमी है यहां पर, हट्टा कट्टा एक आदमी है, और वो किसी भी चीज को क्या करते हैं, जमीन पे वो चीज है उसको लिफ्ट करके अपने माथे में रख देता है। सो इसमें उसका जो फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स है वो है एफ। एफ होता है आप लिफ्टिंग फोर्स। आप लिफ्टिंग फोर्स मींस जिस फोर्स इसको ऊपर पुल करने में मदद की है, उसको आप लिफ्टिंग फोर्स। अभी यहां पर जो बॉडी था, इसका मास अगर m हो तो m मास का जो बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर हुआ, और अपलिफ्टिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर हुआ। तो इन दिस केस द वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, एंड हियर थीटा इज 0 बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। So we can write as that Fs, that is the work done is positive. But अगर इसी समय हम देखे जाए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर किधर लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किधर होगा? नीचे होगा। ओके, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम अगर एफ जी कहे तो इसका डायरेक्शन होगा किधर? नीचे, एफ जी। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किधर होगा? ऊपर हो जाएगा। तो इसके बीच में एंगल कितना होगा? 180। सो द
वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एफ जी एस कॉस 180। अब कॉस 180 का वैल्यू क्या है, -1 होता है, सो ये हो जाता माइनस एफ जी एस। तो इसी तरह से हियर द वर्क डन बाय अपलिफ्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव बट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। यही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट। अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, वहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक है अपलिफ्टिंग फोर्स जिसे ये कुली, समझ ये कुली है एक, ये कुली इसको ऊपर खींच रहा है, और एक होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। सो हियर द वर्क डन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव simultaneously, that is the work done by uplifting force is positive but the work done by gravity is negative। समझ में आ गया? इसको हम देखें कि ऐसे अगर किसी भी रफ इंक्लाइन प्लेन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करें इधर, और इसका फ्रिक्शन लगता है किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दिस केस हियर ऑल्सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is positive, okay, but work done by force of friction or frictional force is negative। तो ये हम एंगल के पर्सपेक्टिव में भी लिख सकते हैं कि जब भी जो एंगल है वो एक्यूट होता है तो पॉजिटिव वर्क होता है। व्हेन ए बॉडी इज हियर, ए फोर्स acts along this direction and displacement along this direction s, and the angle theta is acute. So when angle between force and displacement is acute, that is 0 less equal to theta less equal to 90 degree, work done is positive, work done is positive। समझ आ गया बात? अभी इसी पिक्चर को हम अगर देखें कि फोर्स किधर लग रहा है, when the force act with displacement at an obtuse angle, तो यह क्या होता है, यह पुल होता है। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे इधर फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जा रहा है किधर, इधर डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, थीटा हो जाता है ऑब्ट्यूज। सो हियर हियर 90 डिग्री इज लेस इक्वल टू थीटा लेस इक्वल टू 180 हो जाता है। तो इन दिस केस व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री से 180 डिग्री हो जाता है, देन वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव। सिमिलर फोर्स हो जाता है कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग को अगर पुल करे तो जो स्प्रिंग फोर्स लगता है, अगर कोई भी स्प्रिंग है यहां पर, अगर मान लो कोई भी स्प्रिंग से कोई भी बॉडी अटैच है, ये वॉल है, तो अगर आप ये x इक्वल टू 0 पोजिशन है, अगर इसको आप कॉम्प्रेस करें या इलोंगेट करें, सपोज हम पकड़ लेते हैं कि इसको हम इलोंगेट किया फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x पोजिशन में, तो ये होता है एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन। लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स अगर स्प्रिंग में आप देते हो, किसी भी बॉडी को जो स्प्रिंग से अटैच है उसको आप इलोंगेट करें, तो इसका अंदर, स्प्रिंग का अंदर एक ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो वो किधर लगता है, ऑलवेज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। सपोज ये होता है एफ डैश, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर x इक्वल टू 0 पोजिशन। वो क्या चाहे, अगर स्प्रिंग को आप इलोंगेट करें तो वो कंप्रेस होना चाहेगा, अगर आप कंप्रेस करें तो वो इलोंगेट होना चाहेगा।
तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का और रेस्टोरिंग फोर्स है, ये ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, सो हियर द फोर्स इज नेगेटिव हो जाता है। तो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो हमें अगर वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव समझ लेना है तो समझना होगा कि किस फोर्स एक्ट कर रहा है, ना कि हम फटक से बोल दिया कि पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क। इसमें फोर्स का जो गुरुत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें बता दीजिए कि किस फोर्स ने किया। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाता है और किसी भी पार्टिकल को हम फॉल करते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर आना चाहे लेकिन वो नीचे जा रहा है तो हमारा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट है। अब हम जाएंगे कि वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखिए अभी तक हमने जितने भी फोर्स का बात किया वो कांस्टेंट फोर्स है, दैट इज फोर्स इज कांस्टेंट विथ टाइम। लेकिन अगर फोर्स acts in a particular direction but its magnitude changes accordingly, magnitude changes accordingly, then the force will be variable force। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता है, वेरिएबल फोर्स। तो अगर किसी भी फोर्स जिसका डायरेक्शन है एक तरफ लेकिन वो चेंज होता है उसको हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स। कैसे होता है ये वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए अगर हमें वर्क डन निकालना है वेरिएबल फोर्स के अंदर, तो सपोज हम एफ फोर्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस चूज कर लेते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर किसी भी पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, समझ लीजिए बात को, ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो यह हमें फोर्स और वर्क डन निकालना है, फोर्स छोड़िए वर्क डन निकालना है। तो हम यहां पर ए पर डी एक्स करके वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यह फोर्स जो है ये वेरिएबल फोर्स है, ना कि कांस्टेंट फोर्स। तो इसमें हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किस केस में आता है? जब कोई वेरिएबल चीज होता है या कोई बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, वहां पर हमें उसका एरिया निकालना है। समझ गया बात में? तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा जो टुकड़ा है उसका एरिया निकालना है, फिर इंटीग्रेशन करता है। ये फिजिक्स का रूल है। ओके, तो अभी हम देखें कि ये जो ए टू बी टू कोई भी पार्टिकल ए से बी तक जाएगा, सपोज इस पोजीशन में वो x इक्वल टू x1 पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है? x इक्वल टू x2 पोजीशन। अभी इसका बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें हम एक छोटा सा शेडेड एरिया ले रहे थे जिसका विड्थ है dx। क्या विड्थ है? dx। सपोज जीरो से, ओरिजिन से ये ds का जो शुरू हो रहा है वह है वो डिस्टेंस है x, और यह से ये ds का जो शेष है वो हो जाता है x प्लस dx। सो द एलिमेंट्री वर्क डन, एलिमेंट्री मीन्स सिर्फ ये dx एरिया और dx जो डिस्प्लेसमेंट उसके लिए वर्क डन। एलिमेंट्री वर्क डन dw इज f डॉट dx, क्योंकि अगर x पोजीशन से x प्लस dx जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x प्लस dx माइनस x, दैट इज dx। सो f डॉट dx। देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन w होता है, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw। अभी इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है? x1 से x2 तक, f डॉट dx ये हो जाएगा।
एफ डॉट डी एक्स। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन का वैल्यू। समझ में आएगा भाई? अभी अगर ये एक्स डायरेक्शन में नहीं है, आप कह रहे हैं कि सर आपने तो वन डायमेंशनल मोशन लिया है एक्स डायरेक्शन में, ये तो सभी डायरेक्शन में हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एफ डॉट डी एक्स के बदले हमें क्या करना पड़ेगा कि एफ डॉट डी आर को लेना पड़ेगा। अभी एक्स का जो 3 डायमेंशनल वैल्यू है वो आप ले सकते हैं, एक्स एफ को हम कहते हैं एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। ओके, एंड डी आर का जो वैल्यू है क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अभी कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट इसका एफ डॉट डी आर और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ऐसे हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। दूसरी केस में अगर एफ कांस्टेंट है तो भी हम ये चीज निकाल सकते हैं। हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं छोटी सी, जिसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए और हमें प्रॉब्लम है। अगर हम समरी करें इसका कि एक लाइन में बता दीजिए सर कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर एपेक्स कर्व। अभी ये होता है एपेक्स कर्व, ये होता है एपेक्स कर्व। इसका एरिया क्या हुआ, ये टोटल एरिया हुआ। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वही है तो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी देखिए हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। लिखिए, खाता पेन निकालिए और इसको लिखिए। A force acts on a body if, इसका वैल्यू दिया गया है -6x³ आई कैप न्यूटन। ये एक फोर्स लग रहा है, एक्ट्स ऑन ए बॉडी टू मूव इट from x equal to -2 to x equal to +4 मीटर। फाइंड W, W means what? तो ये वेरिएबल फोर्स का न्यूमेरिकल है। कैसे हम निकालेंगे इसको, देखिए पहले बात, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं और एक तरह से ही करते हैं। तो हमें जो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन लेना है एफ डॉट या डी आर नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बोल दिया गया है कि x इक्वल टू, x मतलब सिर्फ i डायरेक्शन में होगा, j और k डायरेक्शन 0 होगा। सो एफ डॉट डी एक्स, एफ का जो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 to +4। ओके, -2 to +4, ये हो जाता है इंटीग्रेशन का लिमिट। सो एफ का वैल्यू पुट किया जाए, -2 to +4 -6x³ आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप। सो आई कैप का वैल्यू 1 हो जाता है, तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि -6x³ dx। अभी -6 इज आउटसाइड द इंटीग्रल और x³ dx का इंटीग्रेशन होता है x⁴/4 4 को हम निकाल लेते हैं बाहर और ये बैठ गए +4 -2। अभी इजी हो गया। जो प्रॉब्लम है 3/2, दैट इज -3/2 4 +4 दैट इज 216 -2 ये भी प्लस होगा +16। ओके ना 256, सॉरी 256 होता है, 256 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 हाँ 256 -2 का वैल्यू प्लस होगा 16 हो जाता है, तो 256 -16 दैट इज 240, दैट इज -3/2 इंटू +240 जूल हो जाता है 120
दैट इज -360 जूल। ये हो जाएगा आंसर। माइनस का मतलब क्या होता है, वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव। -2 टू +4 ले जाने से क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वेरिएबल फोर्स के अंदर वर्क डन का कैलकुलेशन। समझ में आ गया। अभी ऐसे आपको एफ का आईजे के जो वैल्यू होगा वो दे जाएगा, गिवन होगा, और आपको निकालना है। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके नेक्स्ट दिन हम लोग एनर्जी के बारे में जानेंगे और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे ऐसे आते हैं कि लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट डिस्प्लेस्ड होता है। अभी ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 3 4 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 2 3, 1 2 3, 2 3 4 से 1 2 3 आ जाता है। अंडर द कांस्टेंट फोर्स एफ, यहाँ पर एक फोर्स लगता है एफ, इसका वैल्यू होता है क्या, इसका वैल्यू होता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड आउट वर्क डन। अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसको, लेकिन यहां से यहां जाने में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो इसे हम कांस्टेंट फोर्स कह सकते हैं। ओके, सो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, ए का जो कोऑर्डिनेट है हमें पता है कि कैसे लिखना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अभी ये कैसे हम लिखे हैं, आई होप आपको पता है। अगर नहीं पता है, वेक्टर चैप्टर में है। अगर आपको चाहिए वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो यूट्यूब में कमेंट में जाइए और हमें लिखिए कि सर वेक्टर क्लियर कर दीजिएगा, तो हमने वेक्टर भी आपको एक नई लेक्चर आएंगे वेक्टर की ऊपर में। सो बी कैप इज, बी वेक्टर इज क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अभी देखिए यह जो डिस्प्लेसमेंट होता है dx और dr, डिस्प्लेसमेंट जो होता है हम r कहते हैं उसको, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल्स, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, सो आई कैप माइनस 2i कैप, आई कैप माइनस 2i कैप क्या होता है, माइनस आई कैप, आई कैप माइनस 2i कैप, ये क्या होता है, माइनस आई कैप। 2j कैप माइनस 3j कैप, 2j कैप माइनस 3j कैप, दैट इज माइनस j कैप, और 3k कैप माइनस 4k कैप, सो ये होता है माइनस k कैप। सो माइनस आई माइनस j कैप माइनस k कैप। ओके, अभी वर्क डन W क्या होता है, वर्क डन हो जाता है एफ का वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट हो जाता है, अगर माइनस आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अभी माइनस को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो जाता है आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ओके, सो कितना हो जाता है वर्क डन, माइनस 2i डॉट आई मीन्स 2 होता है, प्लस 3 प्लस 4, दैट इज 4 3 7 माइनस 9 जूल। ये जे कैप नहीं, ये जूल है। ओके, माइनस 9 जूल। ऐसे इजी सवाल नीट में पूछे जाते हैं कभी कभी, और कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। तो लिखिए इसको, और इसके बाद हम शुरू करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो नीट में और जेई में उससे बड़े सारे सवाल नहीं आते, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। किसी भी फोर्स से जो वर्क डन होता है, अगर वो
पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है तो वो हो जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आप हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, अगर जो वागडान होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट में डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, तो किस पे डिपेंड करते हैं? ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ओके ओके, देखिए अगर ए और बी 2 पॉइंट है, अभी एक ऑब्जेक्ट का हम कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में ए से बी ऐसे ले जा सकते हैं, सीधा ले जा सकते हैं। हमारी हिंदी थोड़ी कमजोर है, ओके, क्योंकि हम बंगाली है, आप लोग का सोच समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ओके, सो ए से बी तक हम पथ 1 फॉलो कर सकते हैं, पथ 2 फॉलो कर सकते हैं, पथ 3 फॉलो कर सकते हैं, लेकिन तीनों में ही जो वागडान होता है W1, W2 एंड W3 ये सेम होता है, इक्वल होता है। क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। किस पथ में वो गया है, किस रास्ते से वो गया है, उसमें डिपेंड नहीं करता कंजर्वेटिव फोर्स में। समझ में आ गई बात? अभी देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सभी कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी देखिए, हम ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करते हैं कि ऐसे हम किसी भी जो एक ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहां से यहां पर ले जा सकते हैं। ये है H, यहां से यहां पर लेकर रख गया है। सिमिलर ऑब्जेक्ट को यहां से एक इंक्लाइन प्लेन में हमने यहां पर रखा है। ये होता है L और ये होता है थीटा। ओके, अभी इसको आप ऐसे भी दे जा सकते हैं, ऐसे गया फिर ऐसे, ऐसे गया फिर ऐसे, ऐसे फिर यहां रख सकते हैं। ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, और ऐसे भी ले जा सकते हैं फ्रॉम A टू B, ये H। अभी देखिए क्या होता है इसमें, वर्क डन कितना होगा? ये M है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस। F क्या है? इसका वेट mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h, तो वर्क डन कितना हुआ? mgh हुआ। अब इसमें वर्क डन क्या है? वर्क डन इक्वल टू मास कितना है? m, तो किसी भी मास का हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है फ्रिक्शन में, इधर क्या फोर्स लगता है? इधर mg साइन थीटा लगता है ना। तो वर्क डन क्या है? mg साइन थीटा इंटू एल। एल क्या है? ये है। अभी ये अगर h हुआ तो h बाई एल ये क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा। सो एल इक्वल टू h बाई साइन थीटा। पुट कर दीजिएगा mg साइन थीटा और एल के जगह पुट करते h बाई साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो जाता है mgh। देखिए सेम रिजल्ट आया है। अभी देखिए यहां पर जो टोटल वर्क डन कितना है, यहां से यहां तक क्या है? mgh1 या जीरो है, या जीरो मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे तो यह होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में वर्क डन जीरो है क्योंकि इसका एज जीरो होता है। सेम हॉरिजॉन्टल में सेम जो इंक्लिनेशन होता है उसमें एज जीरो होता है। तो mgh1 प्लस जीरो, फिर
Mgh2 प्लस 0, Mgh2 प्लस 0, फिर क्या होगा Mgh3, और Mg को कॉमन लिया जाए H1 प्लस H2 प्लस H3, तो H1 H2 H3 कितने का बराबर है, H का बराबर, टोटल हाइट। सो यहाँ पर भी वर्क डन हो जाता है Mgh, और यह इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, इसका जो वैल्यू हो जाता है Mgh ही आएगा। तो देखिए इन चारों केस में ही अगर ग्रेविटी की बात करें जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, यहाँ पर पाथ डज नॉट मैटर बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर वर्क डन डिपेंड करता है, और यहाँ पर एक क्लोज पाथ में अगर ए से बी जाता है तो वर्क डन हो जाता है WAB, अगर बी से ए आ जाता है तो सेम वर्क डन हो जाता है लेकिन ऑपोजिट होता है, W माइनस WAB होता है। ए से बी जाएंगे WAB, बी से ए आएंगे तो वो हो जाता है माइनस WAB। सो जीरो हो जाता है क्लोज लूप पे। क्लोज लूप के अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो अगर हम किसी भी पॉइंट में जाकर वहां पर आ जाता है वापस तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यही एक खासियत है। अब हम जाएंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, लिख लीजिए इसको। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हमें यह सब नहीं मिलेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो फोर्स है वहां पर वर्क डन डिपेंड करता है पाथ लेंथ पे, ऐसे कि नहीं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट में ही वो होता है, वो पाथ लेंथ में डिपेंड करता है। जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये पाथ लेंथ में डिपेंड करता है। सो अगर ये ग्राउंड है, ए से बी पॉइंट में आप एक पार्टिकल को ले गया है विथ फोर्स एफ, तो फ्रिक्शन किधर लाएगा, ऑपोजिट लाएगा, एफ एस। अभी वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा फ्रॉम ए टू बी, क्या होगा बताइए, W1 इसको कहते हैं एफ एस इंटू एस, अगर ये डिस्प्लेसमेंट एस है, एफ एस क्या होगा म्यू mg होता है, एस अगर नहीं समझे तो हमारे चैनल में फ्रिक्शन देख लीजिएगा, एफ एस इंटू एस म्यू mg एस। अभी बी से ए, सो अगर वापस वर्क डन होता है W2 फ्रॉम बी से ए, तो ए से बी जाने में फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट में लगता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन बी से आने में फ्रिक्शन फोर्स क्या इधर लगेगा, नहीं तो वो भी तो इधर ही लगेगा ऑपोजिट में, तो वो क्या हो जाता है, अच्छा ये होता माइनस बिकॉज ये नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन है, तो W2 भी हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों केस में चाहे ए से बी जाओ कि बी से ए आओ, दोनों केस में ही फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट में ही एक्ट करता है। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाता है, WT माइनस म्यू mgs प्लस माइनस म्यू mgs, दैट इज माइनस 2 म्यू mgs व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। यही होता है डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कितना, इसका एग्जांपल क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सभी नॉन कंजर्वेटिव है, एयर ड्रैग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जो वर्क डन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ चुके हैं। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके नेक्स्ट दिन हम एनर्जी के बारे में जानेंगे। और क्लास 12 का अगर बच्चे सुन रहे हो तो आपको क्या मुश्किल लगता है उस चैप्टर को, जो थ्योरी है या न्यूमेरिकल है, हमें कमेंट में लिखिए, हम पूरा चेष्टा उसका ट्राई करेंगे। ओके, तो आज के लिए बच्चों हमें इजाज़त दीजिए एंड कीप सपोर्टिंग मी फॉर माई चैनल फिजिक्स बैंजॉन। थैंक यू वेरी मच।